हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज से हम मेंस डिकोडिंग के ऊपर बात करेंगे। तो मेंस डिकोडिंग में हम पूरे जीएस में जो जितने टॉपिक हैं ना, जो सब्जेक्ट हैं हमारे, जैसे कि पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, तो इन सब के ऊपर में हम बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा लेक्चर 1 है। तो लेक्चर 1 हमने स्टार्ट किया जीएस 3 से। तो जीएस 3 में हमने कौन सा टॉपिक लिया है? आंतरिक सुरक्षा। तो आज आंतरिक सुरक्षा से हम देखते हैं कि यार इससे क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, हमारे नोट्स कैसे होने चाहिए, है ना, इसके सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, फिर इसके लिए रिसोर्सेज क्या है, पीआई को देखना है, फिर इसकी स्ट्रेटजी और अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट होने के पहले मैं आपको एक दो चीज़ बता रहा हूँ। तो ये वीडियो ना 2-3 टाइप के स्टूडेंट देखेंगे ना। पहले वो स्टूडेंट होंगे जो देखेंगे कि यार सिलेबस, पीआईक्यू, रिसोर्सेज और स्ट्रेटजी अप्रोच है, इसमें सर ने क्या क्या डिटेल में बताएं, है ना, कि इसको लिंकेज कैसे करना है, कि पीआईक्यू सिलेबस के साथ कैसे लिंक होगा, उसके बाद क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं, तो वो होगा। और दूसरे ये होंगे कि ये सीधे सर ने देखेंगे कि यार सर ने रिसोर्सेज क्या बताएं। यदि सर ने रिसोर्सेज बता दिए तो हम केवल वही देखेंगे। तो केवल वो ये लोग बस यही टॉपिक यही देखेंगे। ठीक है। तो ये वीडियो मैं आपको बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप देखिए, पूरा देखिए वीडियो। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब इसमें मैं बताया हूँ मैंने आपको कि पीवाईक्यू कैसे डिकोड किया जाता है, उसको सिलेबस के साथ कैसे इंटरलिंक किया जा सकता है, और ये सब्जेक्ट किसके साथ इंटरलिंक है। ठीक है। क्योंकि आंतरिक सुरक्षा से जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वो ऐसे आए कि वो यदि आपके पास ये पीवाईक्यू का आप इसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे तो इसके जो क्वेश्चन है वो 4-5 एरिया में घूमते हैं, डायमेंशन में। वो डायमेंशन क्या है तो अभी हम देखते हैं कि पीवाईक्यू में कैसे है, और मैं इसको लाइव डिकोडिंग करके बताऊंगा पीवाईक्यू से कि इससे क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं और आपके नोट्स में क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सिलेबस। तो सिलेबस में देखते हैं कि हमारा जीएस 3 में आता है। जीएस 3 में हमारा ये सुरक्षा लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये हमारा 16, 17, 18, 19, 20 ये यूनिट में हमारा कौन सा आता है? आंतरिक सुरक्षा। तो यहाँ जो मैंने लिखा हुआ है कि यार ये पहली यूनिट है जो बहुत आईएमपी नहीं है, मतलब आईएमपी नहीं है, ओनली करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो ये आप सब चीज़ें कहाँ से पता चलेगी? जब आप पीवाईक्यू को डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि यार क्वेश्चन कहाँ कहाँ से और किस एरिया में किस टॉपिक से आए हुए हैं, तो ये आपको उससे अंदाज़ा लगेगा, है ना। तो ये मैं आपको आगे बताता हूँ ना, उसके बाद फिर हम यहीं पर वापस आएंगे। तो सबसे पहले हमारी यूनिट थी कौन सी? 16 यूनिट। तो इसमें लिखा हुआ है कि हमारा कौन सा टॉपिक लिखा हुआ है कि विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध। अब इससे क्वेश्चन देखो, इससे जो क्वेश्चन आया ना यार, वो एक ही क्वेश्चन आया हुआ है अभी तक। जैसे ये आगे टॉपिक है जिसमें मैंने बताया आपको 17 यूनिट, तो इसमें देखो 83 में आया, 84 आया, 1984 में आया है, 2022 में क्वेश्चन आया है, फिर 15 में आया है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है केवल 2017 में आया हुआ है ना। तो ये भी क्वेश्चन जो आया है फैलते उग्रवाद के बीच संबंध, ये आया है ओनली करंट अफेयर से, मतलब मॉब लिंचिंग वाला क्वेश्चन है ये आपके करंट अफेयर से आया। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं है। हाँ, लेकिन यदि ये करंट में है, कोई भी टॉपिक आपका आंतरिक सुरक्षा से संबंधित, और वो टॉपिक आपको लग रहा है कि यार ये उग्रवाद के कारण है, तो वो आप उसके नोट्स आपके पास अच्छे से बने होने, क्योंकि उस चांस बन सकता है कि यार वो क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। ठीक है, मतलब वो क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन पेपर में आपके। ठीक है। अब नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं 17 यूनिट। तो उसमें लिखा हुआ है कि आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियाँ उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका क्या क्या है ना। तो यदि हम इसके पीवाईक्यू के ऊपर बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं 2022 का क्वेश्चन, है ना। तो 22 में क्या पूछा हुआ है इसने? नक्सलवाद और सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है। तो इसमें भी क्या क्या पूछा हुआ है उसने, तो हम उसके ऊपर अभी डिटेल में देखते हुए, है ना। तो देखो इसमें नक्सलवाद क्या पूछा है। नक्सलवाद एक सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा है जो एक हिंसक आंतरिक सुरक्षा खतरे के रूप में प्रकट होता है। इस संदर्भ में उभरते हुए मुद्दों की चर्चा कीजिए और नक्सलवाद के खतरे से निपटने की भविष्य रणनीति का सुझाव दीजिए। तो देखो इसमें जो क्वेश्चन है, यदि आप नोट्स बना रहे हैं किसके ऊपर? नक्सलवाद के ऊपर। ठीक है। तो नक्सलवाद में सबसे पहले आपके नोट्स में होने चाहिए कि यार आप इससे क्या समझते हैं, नक्सलवाद किन क्षेत्रों से प्रभावित हुआ है और ये किन क्षेत्रों में है। फिर रेड कॉरिडोर के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है। फिर इससे संबंधित चुनौतियां क्या क्या हैं, है ना। वर्तमान मुद्दे कौन कौन से हैं इससे, और इसे निपटने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास उठाए। ठीक है, मतलब सरकारी प्रयास। तो देखो यदि यही टॉपिक को, नक्सलवाद को, यदि कोई स्टूडेंट 2020 में पढ़ता या फिर 21 में पढ़ता तो उसके जो नोट मेकिंग होती है वो कैसी होगी? इस टाइप से कि यार आप इसे क्या समझते हैं, किन क्षेत्रों में प्रभावित है, वगैरह वगैरह। ठीक है। वर्तमान मुद्दे कौन कौन से हैं। तो 2020-21 में यदि ये पढ़ता और 2022 में वो मेंस दिखता तो क्या क्वेश्चन ये वाला अटेम्प्ट नहीं कर सकता वो आराम से? क्वेश्चन में पूछा ही क्या है यार। देखो सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा हुआ है जो एक आंतरिक सुरक्षा खतरे किन रूप से प्रकट होता है
है ना। ये पहला पार्ट हो गया इसका। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा उसने, उभरते हुए मुद्दों की चर्चा कीजिए। फिर थर्ड पार्ट पूछा हुआ है कि इसके खतरे से निपटने की बहुस्थिति रणनीति क्या है। मतलब 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो 3 पार्ट से आपके नोट्स भी आपके पास है कि यार आप इसे क्या समझते हैं, किन क्षेत्रों में प्रभावित है। इससे सेकंड पार्ट में आ जाएगा इससे निपटने मतलब चुनौतियाँ क्या क्या कौन कौन सी है, वर्तमान मुद्दे कौन से हैं, फिर सरकारी प्रयास कौन कौन से, फिर कंक्लूजन लिख देंगे। तो आप जब नोट्स बनाए ना आपके आंतरिक सुरक्षा के, तो आप यही डायमेंशन में बनाए कि वो जो टॉपिक कोई भी पूछा, अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन नक्सलवाद के ऊपर है, मान लो यही क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी के ऊपर आता, मतलब साइबर सुरक्षा के ऊपर आता, तो आपके नोट भी क्या होते हैं, साइबर सुरक्षा क्या है, आप इसे क्या संबंधित, क्या किससे संबंधित है, इससे क्या समझते हैं आप, किन है ना, साइबर सुरक्षा किन किन क्षेत्रों में है, ठीक है, कौन कौन सी चुनौतियां हैं, फिर कौन कौन से समाधान है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नहीं है, देखो और एक क्वेश्चन पूछा हुआ है इसने, उसका क्वेश्चन है देखो, इसमें एयर स्पेस के बारे में पूछा हुआ है। एयर स्पेस में भी इसने सबसे पहले पूछा हुआ है देखो कि आप एयर स्पेस से क्या समझते हैं। जैसे मैं आपको बताया ना आपके नोट भी क्या होनी चाहिए, उसी हिसाब से इसने क्वेश्चन पूछा है कि आप इससे क्या समझते हैं, आकाश के लिए किन नियमों के निर्धारित हैं, इनकी चुनौतियों के बारे में चर्चा कीजिए बोल रहा, और खतरे को नियंत्रित करने के तरीके बताइए कह रहा है, ठीक है। देखो ये एयर स्पेस पढ़ा आपने, ये क्या है, इनके नियम क्या क्या है, इनकी चुनौतियाँ क्या है और इनके समाधान। अब देख रहे मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको, आपके जो नोट्स होने चाहिए आंतरिक सुरक्षा से वो यही डायमेंशन में होने चाहिए, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन नहीं है कि ये क्वेश्चन बस ऐसे पूछा हुआ है, ये हर एक ईयर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा हुआ है इसने, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं 18 यूनिट। तो 18 यूनिट को हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया हुआ है ना। पहले पार्ट में हमने रखा हुआ है यार इसको किसको, कि संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौतियाँ कौन कौन सी है, ये पहला पार्ट हो गया। पार्ट बी में पूछा हुआ है कि आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, है ना ये। अब तीसरा पार्ट रखे हमने धन शोधन और इससे रोकने के उपायों के बारे में। अब देखते हैं कि पहले पार्ट में क्वेश्चन किस टाइप से आए, मतलब संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा में कौन कौन सा है। तो इससे जो क्वेश्चन आए वो 2008, 13, 18, 20 में आए हैं और 22 में क्वेश्चन आया हुआ है ना, मतलब हर 1-2 साल में उससे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, है ना। अब जैसे साइबर सिक्योरिटी, जैसे अपन ने अभी चलो PIQ देखे नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने PIQ देखे नहीं है इसके, है ना, कि साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन क्या क्या है। लेकिन पर मैंने आपको बताया हूँ कि यार साइबर सुरक्षा से आपके पास क्या क्या होनी चाहिए, मतलब कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो आप उससे होने के, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा साइबर सुरक्षा। अब मैं लिखूँगा इससे आप क्या समझते हैं, ये आपके जो नोट में होना चाहिए, है ना। इससे संबंधित चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं, फिर समाधान। अब समाधान में भी सरकार के द्वारा जो उठाए गए हैं वो, है ना। फिर देखूंगा कि वर्तमान में कौन कौन से मुद्दे हैं साइबर सुरक्षा से। अब वर्तमान में मुद्दे आ गए तो कौन कौन से हम डाल देंगे, फिर रैंसमवेयर वगैरह वगैरह डाल देंगे, ठीक है। अब देखते हैं, देखो अब इससे मैंने आपको बता दिया कि इससे डायरेक्शन क्या क्या पूछा। यदि अपन इससे क्वेश्चन बात करते हैं तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा हुआ है। इसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है पहले पार्ट में इसके तत्व के बारे में पूछ लिया हुआ है जो 2022 का क्वेश्चन था, और उसके बाद इसने चुनौतियों के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। और इसे भारत ने किस हद तक एक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति को सफलतापूर्वक विकसित किया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है ये वाला इसी डायमेंशन में, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हो गया। अब देखो 2020 में क्या पूछा हुआ है, साइबर अपराध के विभिन्न खतरे से प्रकारों और खतरे से लड़ने के आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिए। तो उपाय हम पढ़ेंगे नहीं, साइबर सुरक्षा के पढ़ेंगे, वो भी हो गया, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन ये हो गया। अब इसने जो पार्ट बी अपना, पार्ट बी में जो अपना वाला है टॉपिक आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका में, अब उसमें जो क्वेश्चन है तो देखो उसमें भी क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, साइबर डोम परियोजना क्या है, भारत में इंटरनेट अपराधों को नियंत्रित करने में किस प्रकार उपयोगी हो सकता है। मतलब क्वेश्चन यहीं भी बन रहे हैं, ये क्या है लेकिन उपयोगी हो सकता है, इनका समाधान क्या है, बस। और चुनौतियों के बारे में, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है। कोई भी टॉपिक क्या आप आंतरिक सुरक्षा में, अभी तक मैंने कितने टॉपिक बता दिया, तीन बता दिया, 16, 17 और 18 में। ये करंट अफेयर से पूछा हुआ है। 17 यूनिट में भी उसने बस यही पूछा हुआ है, जिस एंगल में डायमेंशन में पूछा हुआ है 17 यूनिट में भी यही पूछ रहा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद वाली यूनिट की बात करते हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध के बारे में, है ना। अब देखो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे क्वेश्चन, मतलब इससे 20 से 21 क्वेश्चन आए हुए हैं इसके अभी तक, 1986 लेके चलोगे, उससे पहले भी लेके चलोगे आप, ठीक है। अब देखो इसके जो 2020 में क्वेश्चन आए वो किस हिसाब से आए मैं आपको बताता हूँ। इसने पूछा कि यार उग्रवाद के निर्धारक क्या है, देखो यहाँ भी यही पूछ रहा है क्या है करके। फिर प्रभावित क्षेत्रों में खतरे के प्रतिकारार्थ भारत सरकार, नागरिक प्रशासन एवं सुरक्षा बलों को किस सामरिकी को अपनाने चाहिए, ये हो गया। अब देखो
2022 का क्वेश्चन अभी जो रिसेंट में पूछा हुआ है इसके पहले ईयर में, है ना, कि भारत में समुद्री सुरक्षा की चुनौतियाँ क्या हैं। देखो समुद्री सुरक्षा पढ़े तो उनकी चुनौतियाँ क्या है ये पूछ लिया डायरेक्ट क्वेश्चन। समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए की गई संगठनात्मक, तकनीकी और प्रक्रियात्मक पहलों की विवेचना कीजिए। अपने नोट्स हमने ऐसे ही बनाए मैंने। कैसे, क्या ये समुद्री सुरक्षा है क्या, इनकी चुनौतियाँ क्या हैं, इनके समाधान क्या है, वर्तमान में मुद्दे क्या हैं, इसका वे फॉरवर्ड। तो यही क्वेश्चन पूछ लिया। अब कोई भी टॉपिक आ जाएगा, जैसे आपके ऊपर कोई भी करंट का टॉपिक आपका जो चल रहा है वो आपके इसमें, जैसे साइबर सिक्योरिटी का ही कोई टॉपिक आपका चल रहा हुआ है ना, या फिर संगठित अपराध के बारे में कोई टॉपिक चल रहा है जो करंट में है, अब उससे संबंधित आपने सारे डायमेंशन में नोट्स बना लिए तो क्वेश्चन आपका ईजी बन जाएगा। जैसे 2022 में फिर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ 2022 में, संगठित अपराधों के प्रकारों की चर्चा कीजिए। देखो अभी अपन ने बात की है वही क्वेश्चन पूछ लिया। फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद संगठित अपराध और आतंकवादियों के बीच संबंधों का वर्णन कीजिए। खत्म। मतलब क्वेश्चन आप देख रहे हैं यही डायरेक्शन में पूछ रहा है, इससे ज़्यादा डायमेंशन में पूछ ही नहीं रहा है वो। तो आपके नोट्स भी हमेशा ऐसे ही होना चाहिए। तो देखो मैं अपने नोट्स के बारे में बताता हूँ, मेरे अपने नोट्स कैसे बनाए हुए हैं। अब जैसे मेरी पहली यूनिट थी, पहली यूनिट कौन सी थी, विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध। अब यदि इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं इसका इंट्रो में क्या लिखूंगा, ये जो मैंने बनाया हुआ है 3 इंट्रो बनाया हूँ, तीन इंट्रो में से मेरे को जो भी क्वेश्चन या इंट्रो याद आ जाएगा मैं वहाँ पे लिख दूंगा, है ना। अब इसके बाद विकास के आयाम की बात कर दिया, विकास के आयाम के पूछ लिया कि कौन कौन से हैं, तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया भाई कि अब जब भी आएगा तो मेरे को बस यही याद करने की जरूरत रहेगी, इसको मेरे को याद कर लेना है और इसी को मेरे को लिख देना है, ताकि मेरे को प्री मेंस में जो गैप मिलता है उसमें टाइम नहीं लगाने पड़े। अब जैसे मैंने इसमें आर्थिक विकास के बारे में बात कर लिया हूँ, फिर आधारभूत संरचना के बारे में बात कर लिया, फिर सामाजिक विकास के बारे में बात कर लिया, फिर संधारणीय विकास के बारे में, फिर राजनीतिक, और फिर इसके ऊपर डिटेल में लिख दिया हूँ, है ना। तो मेरे पास ये नोट्स बने हुए हैं इसके। अब जब भी क्वेश्चन आएगा तो मैं ये लिख दूंगा। अब इसने उग्रवाद के कारण के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे अपन ने पूछा भी कि यार कॉज के बारे में पूछता, मतलब कारण के बारे में पूछ लिया, प्रभावित क्षेत्र के बारे में पूछ लेता है, चुनौतियों के बारे में समाधान का, तो अपने नोट्स भी वैसे ही होने चाहिए जैसे मेरे नोट्स हैं। जैसे ये आर्थिक के बारे में बता दिए, फिर सामाजिक के बारे में, फिर राजनीति के बारे में, फिर सुशासन का अभाव, तो इसके बारे में डिटेल बता दिए, है ना। इसके बाद इसने अब उग्रवाद का समाधान के बारे में पूछ लिया और विकास की रणनीति। अभी तक अपन ने देखिए उग्रवाद के सबसे पहले अपन ने आयाम देख लिया, विकास के मुख्य आयाम, ठीक है। विकास के मुख्य आयाम के बाद इसने देख दिया कि यार उग्रवाद के कारण कौन कौन से हैं, तो ये बता दिए। जो नोट्स बता रहा हूँ कि नोट्स कैसे होने चाहिए, हाँ। अब उसके बाद देख लिए अपन ने क्या उग्रवाद के फैलने में कौन कौन से, मतलब विकास से जुड़े कारण से जो भारत में उग्रवाद को फैलने में सहायक है वो कौन कौन से हो गए, तो ये हो गए। इसके बाद अपन ने इसकी रणनीति की समाधान के ऊपर बात कर ली, तो मेरे नोट्स भी ऐसे ही बन गए कि इसकी रणनीति समाधान क्या होनी चाहिए, तो ये रणनीति समाधान हो गया, ठीक है। तो आपके पास ये नोट्स हो जाएंगे। अब वामपंथी उग्रवाद के बारे में पूछा तो वामपंथी उग्रवाद का जैसे ये इंट्रो हो गया तो मैंने इंट्रो पहले ही लिख लिया हूँ। फिर इसके सिद्धांत के बारे में पूछेगा तो सिद्धांत ये हो जाएंगे, है ना। अब सहायक कारक के बारे में पूछ लिए तो सहायक कारक के बारे में यदि क्वेश्चन आए तो ये हो जाएंगे। फिर उससे जो भारतीय नीति कौन कौन सी है, जैसे समाधान चलती है इनको रोकने के लिए नक्सलवाद को, तो ये आ जाएंगे इसके नोट, है ना। तो नोट देखना मैंने कैसे बनाया हुआ है, मतलब मैंने भी नोट्स ऐसे ही बनाए हैं कि जैसे किस संबंधित है, फिर क्या कारण है, कारण के बाद उनकी चुनौतियाँ, फिर समाधान। तो मैंने भी नोट्स वैसे ही बनाए हुए हैं कि यार क्वेश्चन वैसे ही पूछ रहे तो वैसे ही बनाओ। फिर जैसे ये रोशनी योजना चलाई नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, तो उनके बाद ये मतलब ये इनिशिएटिव के बारे में लिख दिया। फिर यूनिट 2 के बारे में जो पूछा हुआ है कि महाराज और गैर राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका कौन कौन सी है, तो उसके ऊपर नोट्स बना लिया कि यार ये आएगा तो ये मैं लिख दूंगा इंट्रो में, फिर उसके बाद एग्जाम्पल भी दे दूंगा इसका कौन कौन से हैं, है ना। ये डायग्राम बना लिया था मैंने इसका। तो आपके नोट्स भी ऐसे ही होना चाहिए। जैसे आतंकवाद के ऊपर पूछ लिया, आतंकवाद के ऊपर प्रकार के बारे में पूछ लेता है तो ये प्रकार के बारे में हमने बता दिए, फिर आतंकवाद के प्रकार ये कौन कौन से हुए, है ना। तो आपके नोट्स भी इसी प्रकार से होने चाहिए, ठीक है। तो रिसोर्सेज की बात करते हैं हम। तो रिसोर्सेज की बात देखो यार, कोई भी स्पेसिफिक रिसोर्सेज नहीं है इसके लिए, क्योंकि देखो पहली यूनिट अपन ने जो देखी कि पहली यूनिट में एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी आया किससे, मॉब लिंचिंग से। मॉब लिंचिंग उस समय 2017 में करंट में थी, इस वजह से उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यदि इस ईयर भी यदि कोई टॉपिक करंट में रहता है ना, तो उसको आप अच्छे से उसके नोट बन लिए। अब नोट मेकिंग कैसे करनी मैंने आपको डिटेल बता भी दिया, उसके ऊपर वीडियो बता दिया, और मैंने अभी भी आपको लाइव करके बता दिया कि उसके ऊपर नोट कैसे होने चाहिए। तो आप नोट वैसे बना लेना उसके जो करंट में, है ना। और इसमें ऐसा है ना कि यार देखो पहली यूनिट हो गई, पहली यूनिट जैसे करंट अफेयर से केवल एक यूनिट, जैसे देखो ये मैंने आपको बताया, कहाँ बताया था ये, है ना। पहली यूनिट हो गई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एक ही क्वेश्चन आया उससे करंट अफेयर से। सेकंड यूनिट इंपॉर्टेंट है ना। थर्ड यूनिट इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट में कहाँ है, जो संचार नेटवर्क के माध्यम से हर एक साल जो क्वेश्चन पूछा 2018 में, 19 में, 20 में, है ना। फिर ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ और उनका प्रबंधन, मतलब संगठित अपराध वगैरह में। ये यूनिट होती है मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर भी क्वेश्चन 1997 से आया हुआ था, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है ना। तो
पहली यूनिट अपन देख ली क्या करंट अफेयर से पढ़नी है। अब सेकंड यूनिट की बात करते हैं, तो सेकंड यूनिट में अपन बात करते हैं, तो उसके लिए आप विजन आईएएस का जो नोट्स होता है ना, वैल्यू एडेड मटेरियल, आप उससे पढ़ सकते हैं। तो उसमें भी उन लोगों ने ना बहुत ज़्यादा डिटेल में बता दिया, मतलब एक एक टॉपिक के उन्होंने 17 मतलब 20-22 पेज में ले गए हैं, बहुत लंबा बता दिया डिटेल में। तो उनसे आप देख लीजिए कि यार क्वेश्चन किस टाइप से आए। जैसे अपन ने पीवाई क्यू एनालिसिस किए हैं कि ये 4-5 डायमेंशन पूछा, उसी डायमेंशन में आप उसके नोट्स बना लेना उसको, है ना। और जो कोई टॉपिक करंट अफेयर न्यूज़पेपर में है तो आप उससे नोट डाउन कर लेना। और होता क्या है, योजना जो मैगजीन होती है वो क्या निकालती है, जैसे मतलब हर महीने में अलग अलग टॉपिक में निकालती है ना। जैसे अभी नीति शास्त्र में निकाली थी, फिर उसने निकाली है किसमें, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में निकाली थी, वैसे वो आंतरिक सुरक्षा में भी निकाली है। ठीक है, तो मैं उसका पीडीएफ होगा तो मैं उसको डाल दूंगा पीडीएफ, तो आप उसको एक बार पढ़ लेना अच्छे से और उससे नोट्स बना लेना। तो होगा क्या, उससे आपके पास मटेरियल भी आ जाएगा और गवर्नमेंट ने कौन कौन से उसमें इनिशिएटिव उठाए वो भी आ जाएगा, है ना। और कुछ टॉपिक होते हैं जिसको आप गूगल देख लेना कि यार जैसे करंट में जो चलता है, जैसे साइबर चल गया तो साइबर के बारे में अपन देख लिए, वैसे ही आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए ये है नहीं है जब कि एक बुक पढ़ ली अपने, बुक से हो गया कोई बुक से, तो ये बुक वाला काम है ही नहीं है इसमें। ये सब आपके ऊपर है, कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं आप उसको कितना सर्च कर रहे हैं वो सब आपके ऊपर रहता है ना। जो भी टॉपिक आ गया तो आप उसको नेट में सर्च कर ली कि यार वो क्या है, किससे संबंधित है, कौन क्या चुनौतियाँ है, क्या क्या समाधान है, तो आप उसे कर सकते हुए, है ना। अब इसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए यार, देखो सबसे पहले तो यार ये अनटच टॉपिक है, इसको कोई देखता नहीं है, तो मैं तो आप सजेशन दूंगा कि यार इसको आप जल्दी से जल्दी निपटा के छोड़ दो। डेली 2 घंटे भी देंगे ना तो 10 दिन में आप इसको फिनिश कर सकते हैं, इतना ईजी टॉपिक है और ये आपको बहुत नंबर दिलाएगा। देखो ना, जैसे अभी क्वेश्चन में आपको बताया था, ये देखो 2022 में कितने क्वेश्चन आए वो कितने ईजी क्वेश्चन। देखो आप सबसे पहले तो चर्चा कीजिए और वर्णन कीजिए इनका, संगठित अपराधों का, समुद्री सुरक्षा की सुधार की रणनीति, चुनौतियाँ क्या हैं। तो मैं कह रहा हूँ ना कि भाई ये इसके नोट्स बना के रख लो, आप इन सब के नोट्स बना लो ना, कि आपको हर एक टॉपिक के इस टाइप के नोट्स बनाओगे ये वाले डायमेंशन में, तो इजी भी पड़ेगा और जल्दी भी हो जाएगा और नंबर भी ले लेंगे। मतलब देखो ना, आपको 2 क्वेश्चन आ रहे हैं सीधे इससे, यही टॉपिक से, तो कितना वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाला, तो 10 दिन में फिनिश हो जाएगा। आप, मैं कह रहा हूँ आप इसको निपटा दीजिए जल्दी से जल्दी, है ना। और जो नोट्स बनाओगे आप, तो नोट्स भी बनाना इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन में, है ना, ताकि आपको बाद में जो प्री मेन से गैप होता है उसमें आपको ज़्यादा टाइम उधर गंवाना ना पड़े और आप बस उसे याद करें और आंसर लिख के आए, है ना। तो आप इसको कर लेना। और ये इंटरलिंक है, इंटरलिंक किसके साथ है, आईआर के साथ। अब आईआर के साथ क्या है, जैसे जैसे अपन ने पढ़े हैं कि अवर नेबरहुड वाला जो अपना है ना, कि सबसे पहली यूनिट उसमें, तो ये भी आप उसके साथ कर सकते हैं। जैसे कि यार बांग्लादेश के साथ क्या संबंध है, तो बांग्लादेश के साथ पूर्वी राज्यों में क्या क्या है, जैसे उसे पोरस बाउंड्री है तो वहाँ के जितने होते हैं ना नक्सलिज्म वगैरह वहीं से वहाँ तक चल जाता है, तो वो सब आप उससे इंटरलिंक के पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये हो गया मेरी स्ट्रेटजी और अप्रोच। जैसे मैंने बताया आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए, इसको 10 दिन में आप निपटा सकते हैं, क्योंकि बाद का वेट मत करिए कि आप इसको फ्री के बाद देखेंगे, अभी कोई ज़रूरी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ अभी निपटा दो, क्योंकि उस समय आप क्या क्या देखेंगे, ऑप्शनल देखेंगे, पॉलिटिक रिवाइज करेंगे कि ज्योग्राफी करेंगे, उससे अच्छा कि आप इसको अभी से निपटा दो, उनके आंसर राइटिंग वगैरह सब चीज़ करके फिनिश कर दो, ताकि आपका भी ये निपट जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस।